तो मैं आज बात करूँगा लिथुआनिया की। तो लिथुआनिया की अगर मैं बात करूँ तो लिथुआनिया एक अच्छी ऑप्शन है देखा जाए तो। स्टूडेंट वीज़ा आप इनका फ़ाइल कर सकते हैं और स्टूडेंट वीज़ा आप ले सकते हैं। तो एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ बांग्लादेशी, एज़ अ नेपाली, एज़ अ श्रीलंकन और यानी कि साउथ एशिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये लोग हैं कि इनको मेरी बातों से फ़ायदा हो और ये लोग सीखें इन चीज़ों से। तो मैं आज लिथुआनिया की बात करूंगा और लिथुआनिया का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि लिथुआनिया में वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा कैसे फ़ाइल होता है या कैसे प्रोसेसिंग होती है, या ईच एंड एवरीथिंग मैं आज बात करूंगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी ये, तो आप लोगों ने टाइम निकालना, स्किप करेंगे तो कुछ चीज़ें बीच में से रह जाएंगी। तो अगर मैं लिथुआनिया की बात करूं स्टूडेंट वीज़े की, तो लिथुआनिया में जो स्टूडेंट वीज़ा है उसकी रेशो इस वक्त 90+ चल रही है। और पाकिस्तान में इनकी कोई एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी आपको थाईलैंड में जाना पड़ सकता है, मलेशिया में जाना पड़ सकता है, सिंगापुर में जाना पड़ सकता है, अज़रबैजान में, तुर्की में, जॉर्जिया में, उसके बाद जनाब आला दुबई में, सऊदी अरेबिया में, फ़िलीपींस में, इस तरह की कंट्रीज़ में इनकी एम्बेसी है। तो वहाँ पे आपको जाके आउट सोर्स करना पड़ता है, लाइक VFS ग्लोबल में ही जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जाना पड़ता है। कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी VFS ग्लोबल में कोई इंटरव्यूज़ होते हैं, कोई ऐसी सिस्टम है? मैंने कहा नहीं, VFS ग्लोबल एक थर्ड पार्टी सिस्टम है जो कि सिर्फ आपके बायोमेट्रिक्स कलेक्ट करता है, आपका पासपोर्ट कलेक्ट करता है, आपका डेटा कलेक्ट करता है, वो उसकी प्रोसेसिंग करवाता है एम्बेसी को दे के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा आखिर कैसे हासिल किया जाए। तो स्टूडेंट वीज़े का ये तरीक़ेकार है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस यहाँ पे हैं जिनके पास ऑप्शन होती है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्टेंस लेटर के बाद वो उनको इमिग्रेशन वालों ने एक एक्सेस दिया होता है कि वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, एक लेटर इशू करते हैं, जिस लेटर की बेस पे आपको जनाब वाला वीज़ा फ़ाइल करने में आसानी होती है, और उस लेटर को कहते हैं मेडिशन लेटर। और दूसरे नंबर पे बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम बात करें विल्नियस यूनिवर्सिटी की या SMK की या KSU की या SMMRU की या MRU की, तो डिफरेंट इधर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह हैं, तो वो आप उनको उनकी वेबसाइट पे जाके तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपने अगर बैचलर्स में एडमिशन लेना तो आपका बैचलर्स के लिए आपका FSC होना चाहिए, या आपका यानी कि इंटरमीडिएट से आगे की या A लेवल्स या O लेवल्स होने चाहिए। तो फिर उसके बाद आपके पास एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें डुओलिंगो फॉल करता है, PTE, IELTS, और यानी कि हर किस्म के। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अपना आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी देती हैं कि हम इसको भी एक्सेप्ट करेंगे अगर आप हमारे साथ कोर्स करते हैं। उसकी 50 यूरो से लेकर 100 यूरोज़ फ़ीस होती है। फिर उसके बाद आपने जनाब आला इनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस पे करनी होती है, जिसे एडमिशन फ़ीस कहा जाता है, जिसके बाद आपकी असेसमेंट स्टार्ट होती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ये लोग आपको एक मेल करते हैं जिसमें कहते हैं जी आप को मुबारक हो, हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है। तो आप जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इंटरव्यू होगा। फिर कुछ दिनों के बाद ये इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको जनाब आला ये एक प्री एक्सेप्टेंस लेटर इशू करते हैं। अगर आप इंटरव्यू नहीं पास करते तो आपकी जो फ़ीस है 150 से लेके 200 यूरो या 220 यूरोज़ वो सारे बेसूद हो जाएंगे, यानी ये ज़ाया हो जाएंगे और नुकसान हो जाएगा आपका। तो आप बहुत सोच समझ के, बहुत शऊर के साथ काम करें, जो भी करें प्रॉपर तरीके से करें, मिसमैनेजमेंट ना करें, जल्दी ना करें, अफरा तफरी ना डालें, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन से जो भी काम करें वो डेडिकेशन से, टाइम टेकिंग के साथ करें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। फिर आपकी मेडिएशन लेटर के आपका जनाब आला प्री एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आपने जनाब आला उनकी इनवाइस आती है यूनिवर्सिटी की, आपने इनवाइस पे करनी है, जिसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम देते हैं, 1 मंथ की डेडलाइन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 26 दिन बाद पे करेंगे तो उनको 28 दिन बाद पेमेंट मिलेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप 20वें दिन पे करें ताकि आपके पास टाइम हो, 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो, तो आप जो है उनको पेमेंट कंफर्मेशन करने के बाद वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, वो फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर होता है। फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती है कि ये मेडिएशन लेटर का फॉर्म है, ये फिल करें, हम आपको मेडिएशन लेटर इशू करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपको मेडिएशन लेटर भेज देती हैं और आप जो हैं एलिजिबल हो जाते हैं मेडिएशन के लिए, यानी कि आप वीज़ा फ़ाइल करने के लिए रेडी हैं। फिर नेक्स्ट और बहुत ही ज़रूरी स्टेप वो ये है, वो है आपकी अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है
लेकिन अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपने ये बात कंसीडर करनी है कि आपने ई माइग्रेस पे जाके तो वीज़ा फ़ाइल करना है, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल करने हैं। ये मैं लिथुआनिया की बात कर रहा हूँ। ई माइग्रेस पे जाके आपने वीज़ा फ़ाइल करना है। वीज़ा फ़ाइल करने के बाद अगर आपको 5 से 10 दिन में एक्सेप्टेंस आ जाती है, कोई मसला ना हो, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हों, हर चीज़ आपकी ठीक हो, तो वो आप लोगों को प्री एक्सेप्टेंस इशू करते हैं माइग्रेस, ठीक है। जब ई माइग्रेस आपको प्री एक्सेप्टेंस इशू करता है तो आपने उसमें बताना होता है कि आप कौन से वीएफएस में जा रहे हैं, कौन से वीएफएस सेंटर में जा रहे हैं। इनके पूरी दुनिया में सेंटर्स हैं। तो अगर आप थाईलैंड सेलेक्ट करते हैं तो थाईलैंड आपको वीएफएस ग्लोबल में जाना पड़ेगा, बैंकॉक में। तो जब आप थाईलैंड चले जाएंगे तो फिर उसके बाद आपकी उस डेट पे वहाँ पे बायोमेट्रिक्स होंगी, डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी, लेकिन वो पासपोर्ट होल्ड नहीं करते। पासपोर्ट आपको वापस दे देते हैं। कोई भी वीएफएस ग्लोबल जो है लिथुआनिया के लिए पासपोर्ट होल्ड नहीं करता अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इसे नेशनल वीज़ा भी कहा जाता है, इसे डी वीज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है। अगर आप बैचलर्स में फ़ाइल करेंगे तो 2 साल का इनिशियल वीज़ा है, जिसे टीआरपी कार्ड होता है, वो आपको इशू करेंगे। अगर आप 4 साल के लिए फ़ाइल करेंगे तो वीज़ा आपको 2 साल का मिलना है इनिशियल। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो वो भी आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा, जो कि सिर्फ टीआरपी की फॉर्म में होगा। आपके पासपोर्ट में कोई वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा, इसलिए आपको पासपोर्ट वापस दे देते हैं। फिर आपने जनाब आला आपने वेट करना है। वेट कितना करना है, वो वेट आपका होगा जी ऑलमोस्ट 3 महीने का। 3 महीने में आपको हाँ या ना में जवाब देते हैं। सम टाइम आपका वीज़ा प्रोसेसिंग सस्पेंड कर देते हैं कि इनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो जब तक आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एडिशनल डॉक्यूमेंट के बाद ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। आपको वो देना पड़ेगा, आपने वो देना है, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग होगी। अच्छा, फिर हम कुछ बात कर लेते हैं कि वीज़ा फाइलिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए होती है। ई माइग्रेस पे जब आपने सबमिशन करनी है तो ई माइग्रेस में जब आपने सबमिशन करनी, सबसे पहले आपका पासपोर्ट यानी कि रंगीन पासपोर्ट स्कैन कापी, पहला पेज, और उसके सारे पेज जितने पेज हैं। अगर 36 पेजेस वाला है तो आपको 36 पेजेस देने पड़ेंगे, यानी कि जितने वट एवर पेजेस यू हैव इन योर पासपोर्ट यू हैव टू सबमिट टू द ई माइग्रेस। दैन उसके बाद आपको अपना पाकिस्तान का आईडी कार्ड देना पड़ेगा, या इंडियन आधार कार्ड, या जो भी कार्ड्स हैं, यानी कि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का प्री एक्सेप्टेंस लेटर, उसके बाद जो आपने इनवाइस पे की है और यूनिवर्सिटी की जो इनवाइस है और आपकी जो फ़ी रिसीप्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जनाब आला फिर आपको शो करना पड़ेगा सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप खुद इनकम कमा रहे हैं, आपको बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस का, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब का, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट का आपका एफिडेविट लगता है कि मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी मदर मुझे सपोर्ट, मेरा भाई, मेरा कज़न, जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है, और 1 साल के लिए यहाँ पे आई थिंक 26-27 लाख है, 6,500 यूरो से लेके 7,800 यूरो तक जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, मैंडेटरी है। 660 यूरो पर मंथ आई थिंक, या 700 यूरो पर मंथ आप हिसाब लगा लें, और 1 साल के लिए आपके पास फ़ंड्स होने चाहिए आपके अकाउंट में। और फिर उसके बाद ये फ़ंड्स जो हैं आपके पास 15 से 30 दिन तक होल्ड होने चाहिए, आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, आपने इन्हें यूटिलाइज़ नहीं करना। लेकिन लास्ट 3 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और अगर आप किसी और कंट्री, थर्ड कंट्री के नेशनल हैं तो वहाँ की आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक आपका वहाँ का पासपोर्ट, या आपका कोई ऐसी चीज़ जो शो कर सके कि आप वहाँ के नेशनल हैं, या आपका रेजिडेंस परमिट वहाँ का है, तो आप वो चीज़ें सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जो कि बहुत ही ख़ास चीज़ है, वो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जिसे पीसीसी कहा जाता है, उसकी लीगलाइजेशन आपने करवानी है, जिसे अपोस्टाइल भी कहा जाता है, पोस्टल भी कहा जाता है। तो आप जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से पाकिस्तान में मेंबर है इनका, तो आपको पोस्टाइल देना पड़ता है। तो पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको पोस्टाइल करवाना पड़ेगा। आप यूके से हैं, यूके का भी आपको पोस्टाइल करवाना पड़ेगा। तो ये तकरीबन बहुत बड़ी और मेन जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने बच्चों का एफआरसी, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, फिर एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपको एफआरसी की तकरीबन आपको ज़रूरत नहीं है, ना एमआरसी की ज़रूरत है। तो ये थे तकरीबन डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपको कोई सवाल, कोई बात, कोई चीज़ नहीं समझ आती, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू गाइस विद द मोर डिटेल्स। और अगर कोई ऐसी बातें हुई जिसका मैंने देखा कि आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई एम आल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू अनदर वीडियो विद फर्दर डिटेल्स अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स। और हम इसको बारीकी से और डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या करना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतनी मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है कि आप कहें कि
बहुत हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपके पास कम से कम 6 से 7 महीने होने चाहिए वीज़ा फाइलिंग के लिए, एडमिशन के लिए और ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।